अगर आपका भी वीज़ा बार बार रिजेक्ट होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम पॉसिबल रीजंस शेयर करूंगा जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। रिफ्यूज़ल के तमाम रीजंस जान लेने के बाद आप खुद समझ सकेंगे कि आपकी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ पे वीक है। फिर उस हिसाब से आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन इम्प्रूव करके किसी भी कंट्री का वीज़ा आप खुद हासिल कर सकेंगे। मगर उससे पहले आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल रीजंस क्या हैं और उसके पीछे असल हकीकत क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ फटाफट से ये शेयर कर दूं कि अगर आप किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए एक डमी फ्लाइट टिकट। ये डमी फ्लाइट टिकट आप किसी भी एयरलाइन कंपनी से भी ले सकते हैं या ये फ्लाइट टिकट आप solotraveltiger.com की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। वीज़ा रिजेक्शन का जो पहला रीज़न है वो होता है आपका ट्रेवल प्लान। अगर आप किसी भी कंट्री के वीज़ा की अगर डिटेल्स देखें, जैसे कि मिसाल के तौर पे शेंगन वीज़ा, तो वहाँ पे मेंशन होता है कि ये वीज़ा आपको, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, ये वीज़ा आपको 3 मंथ्स का मिल सकता है। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप 3 मंथ्स के लिए अप्लाई करें। कुछ लोग अपना ट्रेवल प्लान 1 मंथ, 2 मंथ, कुछ ऐसे लोग भी देखें जो अपना ट्रेवल प्लान 3 मंथ का बनाते हैं। इससे वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो है वो हाई होते हैं। ट्रेवल प्लान ऐसा देना चाहिए जो जेन्युइन लगे। अब ट्रेवल प्लान आपको कितने दिन का देना चाहिए जिससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो ना कि कम, ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीज़ा रिफ्यूज़ल का दूसरा रीज़न्स ये होता है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो गलती करते हैं। जब आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि पहले कौन से कंट्री से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे वो मेंशन नहीं करते। अगर आपका वीज़ा किसी भी बड़े कंट्री से पहले रिफ्यूज़्ड है तो वो आपको लाजमी मेंशन करना चाहिए। वो इसलिए कि एक है 5i प्रोजेक्ट जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर करते हैं। तो इन 5 कंट्री से अगर किसी का भी वीज़ा रिजेक्ट होता है तो i5 प्रोजेक्ट के अंदर उसकी डिटेल्स रहती हैं। इसके अलावा किसी भी शेंगन कंट्री से अगर कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करता है और वीज़ा वो रिजेक्ट होता है तो तमाम शेंगन कंट्रीज़ के सिस्टम के अंदर वहाँ पे डिटेल्स रहती हैं कि आपने किस कंट्री से अप्लाई किया और वीज़ा आपका रिजेक्ट हुआ और उसका रीज़न क्या था। वीज़ा ऑफिसर को चेक करने के बाद पता चल जाता है कि ये बंदा यहाँ से रिफ्यूज़्ड है। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो उससे वीज़ा तो आपका रिजेक्ट होगा ही, मगर उससे आगे 5 साल या 10 साल का बैन भी लग सकता है। और उसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि आपको पता नहीं होगा कि आप पे बैन लग चुका है, आप अप्लाई करते रहेंगे और वीज़ा रिजेक्ट होता रहेगा। अगर हाइड करते हैं तो ये एक वजह बनती है रिफ्यूज़ल की। तीसरी जो वजह बनती है रिफ्यूज़ल की वो है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। कुछ लोगों के अकाउंट में बैलेंस नहीं होता मगर वीज़ा अप्लाई करने से पहले वो एक लमसम अमाउंट में जो है पैसे डिपॉजिट कर लेते हैं। इसकी वजह से भी वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ होता है। आपको एक प्रॉपर तरीके की बैंक स्टेटमेंट बनानी होगी। बैंक स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे कितने होने चाहिए ये मैं थोड़ा आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिफ्यूज़ल का अगला रीज़न जो है वो है वीक टाइज ऑफ योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। आप जहाँ पे भी रहते हैं उस कंट्री के साथ अगर आपकी टाइज वीक है तो ये भी बायस बनता है रिफ्यूज़ल का। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होगा, जो आपकी जॉब भी हो सकती है, जो आपका बिजनेस भी हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको लाजमी देनी चाहिए। इससे आपके कंट्री के टाइज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो लोग जो गल्फ कंट्रीज़ में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, अगर उन्होंने अपार्टमेंट रेंट किया हुआ है या कोई ऑफिस रेंट किया हुआ है तो उसके रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी उसको लाजमी सबमिट करनी चाहिए। इससे आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस के साथ आपकी टाइज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगले रिफ्यूज़ल का रीज़न है आपका फैमिली टाइज का वीक होना। अगर आप सिंगल हैं तो आपका FRC बाय बर्थ यानी कि पेरेंट्स के साथ जो आपका FRC होता है उसकी कॉपी आपको लाजमी लगानी चाहिए। इस FRC में आपके पेरेंट्स और आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं यानी कि आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं उनकी तमाम डिटेल्स होती है। तो इससे एक टाई बन जाती है कि आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स यहाँ पे हैं, तो अगर आप विजिट करेंगे वहाँ पे तो आप वापस अपनी फैमिली के लिए आएंगे।
अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको 2 FRCs लाजमी देने चाहिए। एक होगा आपका बाय बर्थ विथ पेरेंट्स, दूसरा आपका होगा बाय मैरिज, जिसमें आपकी वाइफ और अगर बच्चे भी हैं तो उनकी भी डिटेल्स होती हैं। इससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन मजीद स्ट्रांग हो जाती है कि आपकी जो इमीडिएट फैमिली है उसको आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं और उनके लिए आप वापस ज़रूर आएंगे। कुछ लोग फैमिली टाइज को इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते तो ये भी एक रिफ्यूजल का बायस बन जाता है। इन तमाम रिफ्यूजल्स के पीछे असल में हकीकत क्या है और ये वीज़ा रिजेक्ट होता क्यों है? उन तमाम रीजंस के पीछे असल रीज़न सिर्फ एक ही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना, क्योंकि काफ़ी लोग टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे वहाँ पे चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। अब ये जो रीजंस मैंने आपको यहाँ पे बताए कि इन रीजंस की वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो इन चीज़ों से उनको पता चल जाता है कि ये बंदा फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, अपने कंट्रीज़ में उसके फैमिली टाइज कैसे हैं, तो ये बंदा अगर वहाँ पे जाता है तो कितने चांसेस होते हैं कि ये बंदा वापस आएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूं कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो मैंडेटरी नहीं होती किसी भी कंट्री का वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए, मगर अगर आपके पास किसी भी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो उससे थोड़े चांसेस जो है वो बेहतर हो जाते हैं। यानी कि वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि ये बंदा टूरिज्म पर्पस के लिए विजिट करता है और उसके बाद वापस अपनी कंट्री रिटर्न हो जाता है, तो उससे कुछ चांसेस जो है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा था मगर फिर भी वीज़ा नहीं मिला, और कुछ लोगों का बैंक बैलेंस बहुत कम था मगर फिर भी उनको वीज़ा मिल गया। तो उसमें यह होता है कि काफ़ी फैक्टर्स जो है वो देखे जाते हैं। उन फैक्टर्स में एक फैक्टर ये भी होता है कि एज भी देखी जाती है। अगर किसी की एज जो है वो 18 साल, 19 साल, 20, 21, 22, 25 साल तक भी है तो उनके स्किप होने के वहाँ पे चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको एक करियर वहाँ पे स्टार्ट करना होता है। अगर किसी की एज 40 से ज़्यादा है तो उसके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे उसका बैंक बैलेंस भी कम हो या उसके फैमिली टाइज भी कम हो, मगर फिर भी उसको वीज़ा दिया जाता है। मगर ये आखिरी डिसीजन जो है ये हमेशा एम्बेसी का होता है। अगर किसी की एज 50 से ज़्यादा है तो फिर उसके और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं वीज़ा अप्रूवल के, क्योंकि फिर वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि ये 50 साल से ज़्यादा इसकी एज है तो ये वहाँ पे जाके स्किप नहीं होगा। अगर ट्रेवल प्लान की बात करें तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आप अपना ट्रेवल प्लान 7 दिन से लेके 10 दिन तक रख सकते हैं, जिसमें आप 2 मेजर सिटीज़ जो है वो उसकी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। जितने कम दिन आप रखेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा अप्रूवल के, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपना ट्रेवल प्लान 3 दिन या 4 दिन का रखें। उससे भी वीज़ा ऑफिसर को डाउट होता है कि ये इतने पैसे खर्च करके वहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे स्टे करेगा सिर्फ 3 दिन या 4 दिन। तो 7 दिनों से लेके अगर 10 दिन का आप ट्रेवल प्लान बनाते हैं तो ये ट्रेवल प्लान जेन्युइन होता है। अगर बैंक बैलेंस की बात करें कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए वीज़ा प्रोसेस के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपना ट्रेवल प्लान कितने दिन का रखा है। मिसाल के तौर पे आपने रखा है 10 दिनों का ट्रेवल प्लान और इन 10 दिनों में आप वहाँ पे स्पेंड करेंगे मिसाल के तौर पे 8 लाख रुपए। तो अगर आप सिंगल अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 15 से 16 लाख रुपए होने चाहिए।